everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss to the part 2 of the making of Indian National Movement class 8th history के चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे पार्ट का आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा किस तरह भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, किस तरह मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों ने धीरे धीरे करके इस भारत देश में राष्ट्रवाद की भावना को और जनता की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखा। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, फिर भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है और उसके साथ ही जो है गांधी जी का भारत आगमन होता है। गांधी जी के भारत आगमन के साथ ही भारत जो है वो उसमें ये राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेज गति से पूरे देश में फैल जाता है और ये व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद का जो है उसको डिस्कस करेंगे। असहयोग आंदोलन, उसके बाद जो है साइमन कमीशन, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी यात्रा, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गांधी जी के भारत में आने के बाद प्रारंभिक जो छोटे छोटे आंदोलन गांधी जी द्वारा किए जाते हैं वो मुख्यतः 3 स्थानों पर किए जाते हैं, जिनके नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं: चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण मैप में देखें तो आप बिहार में, ये चंपारण जो है बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है और खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में स्थित है। इन 3 जगहों पर गांधी जी द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन चंपारण बिहार इन 1916। तो इंडिगो प्लांटर्स की समस्याओं को लेकर बिहार के चंपारण में गांधी जी का पहला मूवमेंट था जो इंडिया में उन्होंने आयोजित किया था नील खेती करने वाले किसानों के समर्थन में। दूसरा सत्याग्रह जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में किया गया था 1917 में, और थर्ड वाज अगेन इन अहमदाबाद फॉर सत्याग्रह फॉर कॉटन मिल वर्कर्स इन 1918। ठीक है, खेड़ा में जो सत्याग्रह था वो जो है रेवेन्यू प्रॉब्लम की वजह से था, और जो अहमदाबाद का सत्याग्रह था वो अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में किया गया था। और तीनों ही जो आंदोलन है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, तीनों ही एक के बाद एक गांधी जी के सफल आंदोलन थे। और तीनों ही आंदोलन में उन्होंने देश की जनता, किसानों, मजदूरों की समस्याओं को ब्रिटिशर्स के सामने सक्सेसफुली रखा और जनता के एक लीडर के रूप में, एक जन नेता के रूप में, एक मास पीपल्स लीडर के रूप में गांधी जी जो है अपनी छवि बनाने में सफल रहे। ठीक है, इसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में एक नया कानून लाती है जिसे रोलट सत्याग्रह या रोलट कानून के रूप में जाना जाता है। मार्च 1919 में ये कानून जो है पास हुआ और इस कानून के विरोध में गांधी जी पूरे देश में सत्याग्रह का आयोजन रखते हैं, हड़ताल का आयोजन करते हैं। द एक्ट curbed fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers। ये एक्ट जो था, रोलट एक्ट कानून जो था, वो भारतीयों के मूलभूत अधिकारों में कटौती करता था, वो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकता था, साथ ही साथ पुलिस को इसमें अनलिमिटेड पावर दे दिए गए थे जिसके द्वारा वह किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के 2 वर्ष तक जेल में रख सकती थी। तो ये बहुत ही गलत डेविलिश कानून जो है, काला कानून गांधी जी द्वारा इसे कहा गया। और इस कानून के विरोध में पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो रखी गई, स्ट्राइक रखी गई। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल रखी गई। सत्याग्रह सभाज वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट, और पूरे देश में बहुत सारी जगह सत्याग्रह सभाओं का आयोजन किया गया। लेकिन इस रोलट सत्याग्रह के विरोध के समय बहुत सी जगह जो है ये आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर समस्याएं क्रिएट हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है पंजाब के अमृतसर में होती है, जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना जो है वो हो जाती है। इन अप्रैल 1919 देयर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स इन द कंट्री एंड द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम। गवर्नमेंट द्वारा बहुत बुरी तरीके से इन सत्याग्रहों को जो है बुरी तरह दबाने की कोशिश की जाती है। और इसी में जो है पंजाब में स्थिति खराब होती है, वहाँ पर जो है
मार्शल लॉ लगाया जाता है और उसी समय पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार जो है बैसाखी आता है 13 अप्रैल को। प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता था। पंजाब में इस वर्ष भी लोग जो है इसको मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, लेकिन मार्शल लॉ की वजह से वहाँ पर भीड़ कम थी और लोग आपस में चर्चा करने लगे। इसी चर्चा की जानकारी जब जनरल डायर को मिली तो वो अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहाँ पहुँच गए और बिना किसी को बताए उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, जहां पर बिना किसी कारण निर्दोष जनता को गोली का निशाना ब्रिटिश सरकार द्वारा, जनरल डायर द्वारा बना दिया जाता है। ड्यूरिंग द रोलर सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट्स ensured that Hindus and Muslims were united against British rule। ये भारत का वो पहला सत्याग्रह था जहां हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर की घटना ने देश की जनता को आंदोलित उद्वेलित कर दिया और देश की जनता जो है अब पूरी तरह से ब्रिटिश राज को भारत से ख़त्म करने के लिए इस जलियांवाला बाग घटना के बाद तैयार हो जाती है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे टर्निंग पॉइंट जो है 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड या मैसेकर को माना जाता है। ये जनरल डायर है और ये जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में बनाया गया स्मृति स्थल है जो कि जलियांवाला बाग में है। ठीक है, इसके बाद जो है जलियांवाला बाग की घटना के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में जो आयोजित किए जाते हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दिखाई जाती है। इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान और खलीफा। 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स जो है टर्की के साथ एक संधि, सैब्रे की संधि जिसको कहा जाता है, वो की जाती है और ये संधि बहुत ही हार्श थी, इसकी कंडीशंस बहुत हार्श थी और जो टर्की के सुल्तान और उस समय के खलीफ के साथ की गई थी। द लीडर ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली इनिशिएटेड अ फुल फ्लेज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और खलीफा जो मुसलमानों के सबसे बड़े धर्म गुरु के रूप में माना जाता था, तुर्की का सुल्तान था, उनके साथ की गई इस गलत संधि के विरोध में भारत में भी मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी की स्थापना की जाती है और जो है अंग्रेजों का विरोध किया जाता है और वो भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों का सहयोग देने का निश्चय करते हैं। गांधी जी सपोर्ट देयर मूवमेंट एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो इन तीनों ही बातों को जो है विरोध में कहते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत रॉन्ग, और वो फिर डिमांड करते हैं स्वराज की। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 टू 22। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे देश में 1921 से 22 के बीच में बहुत तेज गति से फैलता है। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड बॉयकॉटेड द लेजिस्लेचर। इस आंदोलन में बहुत सारे कार्यक्रम गांधी जी द्वारा जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें मेनली बायकॉट के प्रोग्राम थे और उस बायकॉट में ब्रिटिश टाइटल्स या जितनी भी ब्रिटिश उपाधियां थी उन्हें वापस लौटाना था। साथ ही साथ जो है विधानसभाओं के चुनाव का बहिष्कार करना था। इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 22 और इसके साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का भी इसमें बहिष्कार करना था। और 1920 के 22 के बीच में भारत का विदेशों से जो आयात किया जाता था वो विदेशी कपड़े का आयात बहुत कम रह गया था। सम पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। बहुत सारी जगह जो है नॉन वायलेंटली सहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया गया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रिटेड गांधीजी's कॉल इन their own manner, protested in ways that were not in accordance with his ideas। भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस आंदोलन में भाग लिया। बहुत सी जगह वो गांधी जी जिस तरह चाहते थे उनके अकॉर्डिंग नहीं था। इन सम केसेस पीपल लिंक देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवेंसेस। और बहुत सी जगह तो लोगों ने इस असहयोग आंदोलन में अपने लोकल मुद्दों को लेकर, लोकल समस्याओं, स्थानीय समस्याओं को लेकर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। जैसे कि इनखेड़ा गुजरात, जो कि गुजरात में स्थित है, पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज इन नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। गुजरात के पाटीदार किसानों ने बहुत अधिक
टैक्स या रेवेन्यू जो था, भू राजस्व था, उसके विरोध में आंदोलन किया। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। गुजरात के आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु में शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज्ड ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बहुत सारे आदिवासियों ने और गरीब किसानों ने जो है बहुत सारे वन सत्याग्रह इस समय किए थे। समटाइम्स सेंडिंग द कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी। और कभी कभी उन्होंने जंगल में ज़बरदस्ती जानवरों को घुसा दिया बिना जो ग्रेजिंग फी थी, चरने का जो शुल्क होता था, चरागाह शुल्क, उसको दिए बिना उन्होंने जानवरों को जंगल में ज़बरदस्ती घुसा दिया, यानी उन्होंने वन कानूनों को तोड़ा। In Sindh, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the खिलाफत कॉल। सिंध जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर मुस्लिम व्यापारियों और किसानों ने भी इस आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में बड़ी उत्साह से भाग लिया। इन बंगाल द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस गेव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथन टू द नेशनल मूवमेंट। बंगाल में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुसलमानों ने साथ में मिलकर बहुत बड़े सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख्स सॉट टू रिमूव करप्ट महंस फ्रॉम देयर गुरुद्वाराज। और पंजाब में अकाली जो आंदोलन था वो इस समय चला, जहाँ पर सिख गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत थे उनके करप्शन के अगेंस्ट में जो ये अकाली महंत आंदोलन चला था वो भी इस समय सक्सेसफुल रहा। तो पाटीदार किसानों ने अपने टैक्स को लेकर जो है आंदोलन में भाग लिया। आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों पर प्रदर्शन किया गया। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासियों ने जो है वहाँ पर वन कानूनों को तोड़ा। इसके अलावा सिंध में मुस्लिम व्यापारियों ने खिलाफत मूवमेंट में भाग लिया और साथ ही साथ अकाली जो लोग थे उन्होंने भ्रष्ट महंतों के अगेंस्ट इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो अलग अलग जगह अलग अलग स्थानीय मुद्दों को लेकर इस आंदोलन में लोगों ने जो है पार्टिसिपेशन किया। और इसके बाद जो है अचानक जो है 1922 में गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इन फरवरी 1922 ए क्राउड ऑफ पीजेंट्स सेट फायर टू पुलिस स्टेशन इन चोरी चौरा। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे। और ये जो आंदोलन है 1922 में स्थगित इसलिए किया जाता है क्योंकि चोरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जो गांव है वहाँ पर भीड़ के एक उग्र प्रदर्शन में वहाँ के पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके बाहर से आग लगा दी जाती है और उसमें वो सारे के सारे पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे जाते हैं। तो इस हिंसक घटना से गांधी जी नाराज हो जाते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। जनता को इसमें पुलिस द्वारा उग्र किया गया था, उनको जो है ज़बरदस्ती उनके साथ उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जो है गोलियां चला दी थी। इस वजह से जनता उस समय चोरी चौरा में नाराज़ हो गई थी। लेकिन ये जो घटना है उसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। सम लीडर्स सच एज चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल्स एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और इस आंदोलन के बाद कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर जिनके नाम चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है, उन्होंने इस विचार को रखा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने चाहिए काउंसिल्स के, विधान परिषदों के, और साथ ही साथ विधान परिषदों में एंटर होना चाहिए और उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज़ या ब्रिटिश कानूनों को बनने से रोकना चाहिए। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव में भाग लेने के लिए और ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने के लिए एक नई पार्टी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, तो गांधी जी ने तो चुनावों का बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन 1922 में स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश की जाती है ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने के उद्देश्य से, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन द मिड 1920s द गांधीयंस वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। और इस समय गांधी जी जो है अपने सोशल वर्क के द्वारा गांव-गांव में लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर जो है अपने जो बेस या आधार को इसमें मजबूत करते हैं। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इस तरह गांधी जी द्वारा 1922 से लेकर 28-29 तक उनके द्वारा जनता के बीच में जो सामाजिक सोशल सर्विस और अनटचेबिलिटी और इस तरह के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इन सब चीज़ों को लेकर जो प्रयास किए जाते हैं, उसकी वजह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका आधार मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग रहा।
Two important development of the mid 1920s were the formation of the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, a Hindu organization, and the Communist Party of India. इसी पीरियड में 1920 से लेकर 30 के पीरियड में भारतीय राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दो संस्थाओं की स्थापना से और महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। उसमें एक था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो कि एक हिंदू धार्मिक संस्था मानी जाती थी, और दूसरी संस्था जो इस समय स्थापित हुई थी उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दीज पार्टीज हैव हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। और इन दोनों ही पार्टियों के कि भारत के संबंध में जो विचार थे वो विचार अलग अलग थे, यानी वो नए भारत को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते थे। और इसी वजह से जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न तरह की धाराओं का विकास इस समय हुआ, जिसमें आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है, और 1929 में लाहौर सेशन कांग्रेस का जो होता है ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइमन कमीशन क्या था? इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड अ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड साइमन टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। भारत के भविष्य के निर्धारण के लिए 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजने का निश्चय करती है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड साइमन थे। और इस कमीशन में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था जो भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाला था या भारत के लिए नए कानूनों का प्रावधान करने वाला था। द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इस बात पर कांग्रेस इस कमीशन का विरोध करती है कि इसमें कम से कम एक सदस्य भारतीय होना चाहिए था। द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरेज इन इंडिया, ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। और इसी वजह से सभी राजनीतिक संस्थाएं साइमन कमीशन का विरोध करने का निश्चय करती है, क्योंकि इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। व्हेन द कमीशन अराइव्ड इट वॉज मैट विद डेमोन्स्ट्रेशन विद द बैनर सेइंग साइमन गो बैक। और ये कमीशन भारत आता है तो उसका साइमन गो बैक के नारे के साथ, साइमन वापस जाओ के नारों के साथ स्वागत किया जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना जो है इस साइमन कमीशन की वजह से होती है, वो लाहौर में लाला लाजपत राय की हत्या होती है, और जिसका बदला जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके द्वारा HSRA के क्रांतिकारी द्वारा लिया जाता है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले 1929 में कांग्रेस का एक सेशन लाहौर में आयोजित किया जाता है रावी नदी के किनारे, और इन दिस सेशन द सेशन हेल्ड एट लाहौर इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इस कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट्स एम। कांग्रेस पहली बार पूर्ण स्वराज को, कंप्लीट फ्रीडम को अपना उद्देश्य घोषित करती है। दूसरा, इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज इंडिपेंडेंस डे। और जब तक पूर्ण स्वराज की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू विन पूर्ण स्वराज। और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का प्लान किया जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण निर्णय इस समय होते हैं: पूर्ण स्वराज की घोषणा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो है विचार। तो ये थे लाहौर कांग्रेस के महत्वपूर्ण निर्णय। और इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे कि इन सारे कारणों की वजह से महात्मा गांधी जो है एक जन नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। गांधी जी बिलीव्ड इन बिल्डिंग क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। गांधी जी देश की जनता के सभी वर्गों के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे, न कि उनके बीच में विभाजन। पीजेंट्स बिलीव्ड दैट गांधी जी वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार। किसान ये मानते थे कि गांधी जी जो है जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में उनका साथ देंगे। एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स बिलीव्ड ही वुड प्रोवाइड देम लैंड। और जो खेती हर मजदूर थे वो ये मानते थे कि गांधी जी उन्हें ज़मीन उपलब्ध करा देंगे। एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट, peasants of Pratapgarh in the United Province managed to stop illegal eviction of tenant, but they felt it was Gandhi ji who had won this demand for them. और जो यूपी में किसानों का जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्होंने
जो किराएदार किसान थे उनको, जो है भूमिहीन किसान थे उनको जो निकालने की प्रोसेस थी उसको बंद करा दिया था। और किसान ये मानते थे कि ये सब गांधी जी द्वारा किया गया था। यानी भारत में किसानों, मजदूरों का जो बहुत बड़ा वर्ग था, उन सब के मन में गांधी जी की इमेज जो है एक पीपल्स लीडर के रूप में उभर कर इस समय आ रही थी। और उस समय का ये जो पॉपुलर पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें महात्मा गांधी भगवान कृष्ण की तरह स्वतंत्रता के रथ को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है और जिसमें बाकी दूसरे लीडर जो है उनका साथ कर रहे थे, इस तरह से गांधी जी की छवि पूरे देश में हो चुकी थी। ठीक है, और गांधी जी जो है एक जन नेता के रूप में उभर कर आ चुके थे। और इसके साथ ही हम जो है इस समय कुछ देश में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। द रिवोल्यूशनरीज एंड द इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, द रिवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, बी.के. दत्त टू वर एक्टिव इन दिस पीरियड। इसी समय में ये लोग भी एक्टिव थे। रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच इज भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स वांटेड टू फाइट कॉलोनियल रूल एंड द रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू अ रिवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। वो भगत सिंह और उसके जैसे जो उनके जैसे जो क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत क्रांति करना चाहते थे, मजदूरों और किसानों की क्रांति करना चाहते थे। फॉर दिस पर्पज दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस क्रांति करने के लिए इन लोगों द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जाती है जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के नेतृत्व में HSRA 1928 में फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में स्थापित की जाती है। पहले जो है रास बिहारी बोस ने 1920 में इसकी स्थापना की थी, लेकिन काकोरी ट्रेन लूट के बाद ये संस्था जो है वो समाप्त हो जाती है। तो फिर इसको रीऑर्गेनाइज 1928 में HSRA के नए नाम से किया जाता है। मेंबर्स ऑफ द HSRA assassinate Saunders, a police officer who had led a लाठी चार्ज that caused the death of लाला लाजपत राय। और HSRA के सदस्यों द्वारा ही 1928 में सैंडर्स द्वारा जो लाला लाजपत राय की हत्या की जाती है उसका बदला लिया जाता है सैंडर्स का मर्डर करके। और इस घटना में, ये बहुत बड़ी घटना थी जहां भगत सिंह जो है सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जो है सैंडर्स की हत्या करते हैं, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस या लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ ही साथ भगत सिंह जो है अप्रैल 1929 में असेंबली में बम फेंकने, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का काम भी करते हैं। ही थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विथ B.K. दत्त, बटुकेश्वर दत्त के साथ ये जो है वो घटना को अंजाम दिया जाता है, असेंबली में बम फेंका जाता है। और द एम एज देयर लेफ्लेट एक्सपांडेड वाज नॉट टू किल बट टू मेक द डेफ टू हियर। ठीक है, तो ये जो बम फेंका जाता है उसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि भगत सिंह जो है ब्रिटिश बहरे कानों को जोर की आवाज़ के साथ जो है ये सुनाना चाहते थे कि हम भारतीय जो है अब आज़ादी चाहते हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स कलसियस एक्सप्लॉइटेशन। ये उस ब्रिटिश सरकार को उनके अन्यायपूर्ण कानूनों, अन्यायपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताना चाहते थे। भगत सिंह वॉज ट्रायड एंड एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ 23। और भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, षड्यंत्र केस में सुखदेव और राजगुरु के साथ जो है 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में फांसी पर लटका दिया जाता है। और भगत सिंह हजारों लाखों लोगों के लिए क्रांति के जनक के रूप में, एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। उन्होंने भी जो है हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन, देश के युवा वर्ग को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ऐसे ही क्रांतिकारियों में एक और क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना जो है गीत भी लिखा। और साथ ही साथ काकोरी ट्रेन लूट प्रकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है दांडी मार्च के साथ। और दांडी मार्च जो है 1930 में प्रारंभ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल टू सोल्ड। और ये कानून जो है, ये दांडी यात्रा जो है नमक कानून के विरोध में की जाती है। नमक कानून क्या था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने राज्य को यह मोनोपोली दे दी कि अब वही नमक को मैन्युफैक्चर कर सकती है। यानी साधारण कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था, हर व्यक्ति को अब नमक खरीदना पड़ेगा। तो ये अन्यायपूर्ण कानून जो है इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था।
He reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. और गांधी जी के अनुसार नमक पर कर लगाना बहुत ही पापपूर्ण है क्योंकि ये हर व्यक्ति के खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. द साल्ट मार्च रिलेटेड the general desire of freedom to a specific grievance shared by everybody and thus didn't divide the rich and the poor. और इस साल्ट मार्च की घटना या दांडी यात्रा की घटना में गरीब अमीर सभी वर्गों के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर इतना शानदार तरीके से आंदोलन प्रदर्शन किया कि अब आज़ादी जो है लगने लगा था कि अमीर गरीब सभी लोग आज़ादी चाहते हैं. गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 miles फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट्स लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट. ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम जो है गुजरात के अहमदाबाद में जो स्थित है वहाँ से दांडी के यात्रा के लिए निकलते हैं. यहाँ पर आप उनका रूट देख सकते हैं. ये साबरमती आश्रम है, यहाँ से गांधी जी रवाना होते हैं और दांडी जो है गुजरात का एक कोस्टल एरिया है, वहाँ तक 240 किलोमीटर माइल की ये यात्रा जो है गांधी जी 24 दिन में पूरा करके 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचते हैं. और 6 अप्रैल की सुबह सुबह गांधी जी जो है वहाँ पर नमक अपने हाथों से उठाकर, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, वो बनाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है. पीजेंट, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स. महिलाएं, बच्चे और किसान जो है बहुत बड़ी संख्या में सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं. बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू. और औद्योगिक घरानों द्वारा भी नमक के इशू पर जो है प्रचार प्रसार और विरोध जो है किया जाता है. द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज. थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल. और इस समय में सरकार जो है इस आंदोलन को बहुत बुरी तरह है ख़त्म करने के प्रयास करती है. हज़ारों लाखों सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया जाता है, बहुत सौ को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर भी जनता जो है बड़े उत्साह से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट करती है. और ये ब्रिटिश राज का वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन बनता है जब पहली बार भारतीय जनता के विरोध को विश्व स्तर पर जो है सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है. विदेशी पत्रकार इसमें आते हैं और वो इस आंदोलन को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं किस तरह भारतीय जनता अहिंसक तरीके से ब्रिटिश अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध कर रही है और किस तरह ब्रिटिशर्स अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके निर्दोष और हथियारों रहित भारतीय जनता को जो है ब्रूटली जो है ट्रीट कर रही है. तो बहुत ही सक्सेसफुल ये आंदोलन होता है. ठीक है, और इसके बाद जो है 1935 जो है वो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिलता है जब 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय सरकार कानून जो है वो लेकर आती है और इसके द्वारा हमारे देश के जितने भी राज्य उस समय थे उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान की जाती है. द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937 और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1937 में भारत देश में पहली बार चुनाव होते हैं. द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. भारत के उस समय के 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाती है, लेकिन इस समय मुस्लिम लीग की कहीं सरकार नहीं बनती है. और साथ ही साथ 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध इस समय प्रारंभ हो जाता है. आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. और जैसे ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है कांग्रेस और उसके जो लीडर्स होते हैं वो क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार एफर्ट बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर. ठीक है, तो हिटलर के विरोधी होने की वजह से कांग्रेस और महात्मा गांधी सहित सारे लीडर जो है ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बदले में वो चाहते हैं कि ब्रिटिश उन्हें जो है इस वॉर के समाप्त होने के बाद आज़ाद कर दे. लेकिन ब्रिटिश इसके लिए एग्री नहीं होते हैं. ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड. द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन प्रोटेस्ट. और जब कांग्रेस की डिमांड नहीं मानी जाती है तो ऐसे में भारत में जो सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी वो इस्तीफा दे देती है और इसी के साथ जो है
अगला जो गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन है उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच में सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी जो है भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर जो है आज़ादी प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा प्रयास जो है उनके द्वारा किया जाता है। आ रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट leanings, Bose didn't share Gandhiji's ideal of ahimsa, though he respected him as the father of nation. गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में सुभाष चंद्र बोस इतना विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वो उन्हें बहुत रेस्पेक्ट भी करते थे और उन्होंने ही सबसे पहले जो है महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था। इन जनवरी 1941 ही सीक्रेटली लेफ्ट हिज कलकत्ता होम, वेंट टू सिंगापुर विया जर्मनी एंड रेज्ड द आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी INA टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। और इस वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वो अपने घर से ही नज़रबंदी की हालत में जो है भाग जाते हैं वहाँ से, काबुल होते हुए मास्को से फिर बर्लिन पहुँचते और बर्लिन से फिर एक सबमरीन के द्वारा वो सिंगापुर आते और यहीं आकर वो जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी जिसे कहा जाता है। और इस आर्मी की स्थापना के द्वारा वो भारत देश को ब्रिटिश कंट्रोल से मुक्त कराने का बहुत बड़ा एक प्रयास करते हैं। इन 1944 द INA ट्राई टू इन्वेड इंडिया थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा। और 1944 में हमारी ये जो आज़ाद हिंद फौज सेना है वो मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार को जीते जीते भारतीय सीमा में प्रवेश करती है कोहिमा और इम्फाल के रास्ते से। बट द कैंपेन फेल्ड, लेकिन उनका जो प्रवेश है वो जो है असफल हो जाता है, क्योंकि इसी बीच में जो अमेरिका है वो जापान पर एटम बम का यूज़ करता है। जापान हार मान लेता है और इसके साथ ही जो है INA को सहायता मिलना बंद हो जाता है। जितने भी आज़ाद हिंद फौज के जो मेंबर्स थे उन सबको जेल में डाल दिया जाता है, उन पर केस चलाया जाता है। पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट अगेंस्ट द INA ट्रायल्स। और देश भर में जो भी आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ जो केस किए जाते हैं, ट्रायल चलाया जाता है, उसमें सभी तरह के लोग जो है उन देशभक्तों को जिन्होंने इस आज़ाद हिंद फौज सेना में भाग लिया था उनको छुड़ाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास जो देश की आज़ादी का किया जाता है वो असफल हो जाता है, लेकिन उन्होंने एक महाभगीरथ प्रयास इस समय किया था। उनकी भी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है इसी दौरान। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो है इस समय चल रही होती है। तभी गांधी जी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के अपने अंतिम बड़े आंदोलन के साथ आते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज द अगस्त मूवमेंट, वॉज अ मूवमेंट लॉन्च्ड एट बॉम्बे सेशन of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8th August 1942 during World War II, demanding an end to British rule in India। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया जाता है। इसे अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये इसके अंदर गांधी जी जो है एक नया नारा जनता को देते हैं और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहते हैं। गांधी जी द्वारा दिया गया नारा था टू द पीपल ही सेड डू और डाई, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा इसमें दिया जाता है। इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसमें ये भी ध्यान रखने को कहा कि हमें यह आंदोलन अहिंसक तरीके से करना है। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी सहित सारे देश के बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स को जो है इसी समय गिरफ्तार कर लिया जाता है तुरंत ही, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है। इट स्पेसिफिकली अट्रैक्टेड पीजेंट्स एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू जॉइन इट। और इसमें विशेष करके किसान और युवा वर्ग भाग लेता है जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने स्कूल्स की पढ़ाई छोड़ दी थी। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। जितने भी संचार के साधन और स्टेट अथॉरिटी को प्रदर्शित करने वाले जितने भी सिंबल्स थे, प्रतीक थे, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, उन पर हमले किए गए। इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। बहुत सारी जगह जनता ने अपनी खुद की सरकारें भी इस समय समानांतर सरकारों की स्थापना देश भर में की गई। द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन। और इस आंदोलन में ब्रिटिशर्स का जो नज़रिया था वो पूरी तरह से आंदोलन को दबाने का था। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड। और 1943 तक आते आते 90,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग। और 1,000 से अधिक लोगों को इस आंदोलन में पुलिस फायरिंग के द्वारा मार दिया गया था। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं सारे।
इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स, और बहुत सी जगह तो जनता के प्रदर्शन के ऊपर मशीन गन से, हवाई जहाज से मशीन गनों के माध्यम से गोलियां भी चलाई गई। द रेबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज, लेकिन ये जो विद्रोह था वो इतना अधिक, ये क्रांति इतनी अधिक सफल रही कि ब्रिटिश राज को घुटनों पर ला दिया और उन्हें मजबूर होना पड़ा कि वो भारत देश को आज़ाद करे। तो ये इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक भारत छोड़ो आंदोलन को जो है चलाया गया, और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय स्वतंत्रता को घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वो अमेरिका के सहयोग से जीत पाया था, और इसी दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा भी देखने को मिलती है कि इस समय पार्टीशन की एक डिमांड भी जो है भारत में शुरू हो जाती है, विभाजन की। इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। 1940 में मुस्लिम लीग जो है भारत के जो नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है जहां बांग्लादेश स्थित है, इन दो भागों में मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग करना शुरू कर देते हैं। और द रिजोल्यूशन डिडंट मेंशन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उस समय पाकिस्तान का कहीं कोई नाम नहीं होता है। फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज, और इस विभाजन या अलग राज्य की मांग की शुरुआत जो है 1930 के दशक से ही शुरू हो जाती है, जब मुस्लिम लीग जो है हिंदुओं से अलग, अपने लिए अलग राष्ट्र जो है उसके बारे में विचार करना शुरू करती है। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदूज एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन द 1920s एंड 1930s, और 1920 से 30 के बीच में हिंदू मुसलमान संगठनों के बीच में जो कम्युनल राइट्स और दंगे जैसी स्थितियां बनती है, उनको जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदार माना जाता है। द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937, और इसके अलावा 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे वो भी कन्विंस्ड द लीग दैट मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी, जो कि मुसलमानों को ये रियलाइज़ करा देते हैं, मुस्लिम लीग को ये महसूस करा देते हैं कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। और देश की आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले जाएंगे तो वो हमेशा जो है दूसरी भूमिका में रहेंगे, क्योंकि प्रथम भूमिका में जो है हिंदू या हिंदू धर्म के लोग रहेंगे। ऐसा उनके द्वारा विचार किया गया कि भारत में आगे से कभी लोकतंत्र स्थापित हो जाने पर उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसी संभावना उनके द्वारा जो है महसूस की गई। इट फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड, और ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभाओं में, विधान परिषद में उनका प्रतिनिधित्व ही ना हो। The Congress rejection of the League's desire to form a joint Congress League government in the United Province in 1937 also annoyed the League, और 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। इसकी वजह से भी लीग के नेता जो है नाराज हो गए थे। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट, और 1930 के बाद कांग्रेस द्वारा मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के प्रयासों में जो असफलता होती है, ऐसे में मुस्लिम लीग जो है अपना बेस मुस्लिम समुदाय में बढ़ा लेती है। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946, और 1946 में जब फिर से देश में इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शन में मुस्लिम लीग बहुत ही शानदार सफलता हासिल करती है। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बट द लीग सक्सेस इन द सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम वॉज स्पेक्टेकुलर। इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान, और ये 1946 के चुनाव में जीत जो है यह घोषित कर देती है कि मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ हैं, और मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। इन मार्च 1946 the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine the demand and to suggest a suitable political framework for a free India, और 1946 में ब्रिटिश सरकार अपने कैबिनेट के 3 मिनिस्टर्स को भारत भेजती है, और इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है, जहाँ पर भारत को आज़ाद करने संबंधी और उनके नए संविधान के संबंध में प्रस्ताव किए जाते हैं। और लेकिन कैबिनेट मिशन द्वारा मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको नहीं माना जाता है, तो ऐसे में
मुस्लिम लीग इसके लिए डायरेक्ट एक्शन जो है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो मनाती है। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान। पाकिस्तान की मांग के लिए ये जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिसको कहते हैं वो मनाया जाता है। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में हज़ारों लोग जो है वो मार दिए जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग अब किसी भी हालत में पाकिस्तान लेना चाहती थी और इसके लिए वो निर्दोष हिंदू लोगों को टारगेट बनाती है और उसके परिणाम से देश भर में दंगे हो जाते हैं। मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रुटलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन। और हज़ारों महिलाओं को और बच्चों को और लोगों को जो है बहुत सारी यातनाओं का इस समय सामना करना पड़ता है। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स। हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। टोर्न असंदर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, दे वर रिड्यूस टू बीइंग रिफ्यूजी इन एलियन लैंड्स। और बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़कर उस नए देश में जाना पड़ता है। और जो है अंत में जो है पाकिस्तान की डिमांड को माना जाता है और पाकिस्तान गॉट फ्रीडम ऑन 14 अगस्त एंड इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। माउंट पेटन द्वारा 1947 में दो नए देशों की घोषणा की जाती है। पाकिस्तान को 14 अगस्त को आज़ाद किया जाता है और भारत को 15 अगस्त 1947 को। यानी जिस आज़ादी के इंतज़ार में हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, वो आज़ादी प्राप्त हो गई। लेकिन आज़ादी एक देश को नहीं, दो देशों की हुई। दो देश इसमें बनाए गए थे, पाकिस्तान और इंडिया। और पाकिस्तान इसमें दो भागों में बनाया गया था। एक जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जिसको वर्तमान में हम बांग्लादेश कहते हैं, और दूसरा पाकिस्तान जो पश्चिम में था। तो ये बनाया गया, दंगे हुए, हज़ारों लोग जो है वो रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थियों के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर होने पड़े। ऐसी दुखद परिस्थितियों में भारत आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी जो है खुशियों के स्थान पर दुख और गम का माहौल लेकर आई थी। लेकिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लड़ी गई एक लंबी लड़ाई का अंत जो है 15 अगस्त 1947 को होता है और भारत देश आज़ाद होता है। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।